नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ का खास कार्यक्रम द एयर नाउ शो। आज द एयर नाउ शो में सबसे पहले बात करेंगे नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपूरम पोनुसामी राधाकृष्णन के बारे में, जिन्होंने आज 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। सीपी राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा। शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे थे। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार नजर आए। धनखड़ ने 21 जुलाई को हेल्थ इश्यू के कारण इस्तीफा दे दिया था। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले। राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हरा दिया है। अपनी नई जिम्मेदारी की तैयारी में राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि की गई है। उनके इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। चलिए एक नजर उपराष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट पर डाल लेते हैं। राज्यसभा के महासचिव और निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी के मुताबिक 781 में से 767 सांसदों ने वोट डाले। वोटिंग 98.2% हुई। इनमें से 752 मत वैलिड और 15 इनवैलिड थे। एनडीए को 427 सांसदों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने भी राधाकृष्णन का समर्थन किया। 13 सांसदों ने चुनाव में मतदान से परहेज किया। इसमें बीजू जनता दल के 7 सांसद, बीआरएस के 4, शिरोमणि अकाली दल का 1 सांसद और 1 निर्दलीय सांसद शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि एनडीए उम्मीदवार को उम्मीद से 14 वोट अतिरिक्त मिले, जिससे विपक्षी खेमे में क्रॉस वोटिंग की अटकलें चल रही हैं। चलिए अब जानते हैं नए उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ जरूरी बातें। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपूरम पोनुसामी राधाकृष्णन है। वो 16 साल की उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। राधाकृष्णन 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी बने थे। राधाकृष्णन ने 1998 और 99 में कोयम्बटूर लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव जीता था। 1998 में उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। 1999 में भी वो सांसदीय के चुनाव में 55,000 वोट से जीत दर्ज किए। सीपी राधाकृष्णन के बारे में एक कहानी ये भी है कि राधाकृष्णन एक बार केंद्रीय मंत्री बनने के बेहद करीब थे, लेकिन एक जैसे नाम के कारण पार्टी प्रबंधकों से चूक हुई और एक अन्य नेता पूर्ण राधाकृष्णन को वो पद सौंप दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने शिकायत नहीं की और संगठन में सक्रिय रहे। राधाकृष्णन 2004 से 2007 तक तमिलनाडु के भाजपा के अध्यक्ष रहे और 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। इनमें नदियों को जोड़ने, आतंकवाद खत्म करने, समान नागरिक संहिता लागू करने, नशे के खिलाफ आवाज उठाई। 2020 से 2022 तक वो भाजपा के केरल के प्रभारी भी रहे। 2004 में वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में शामिल हुए और ताइवान चले गए। पहले संसदीय दल के सदस्य भी रहे। 2016 में उन्हें कोच्चि स्थित कॉयर बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया। उनके कार्यकाल में भारत का कॉयर निर्यात रिकॉर्ड 2,532 करोड़ रुपए तक पहुंचा। चलिए बात करते हैं दूसरी खबर की। आज यानी शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली हाई कोर्ट को भेजे ईमेल में कोर्ट रूम में 3 बम रखे होने की बात दोपहर 2 बजे तक कोर्ट कैंपस खाली करने को कहा गया। इसके बाद कोर्ट खाली कराया गया। बम स्क्वाड ने तलाशी ली, लेकिन बम की खबर झूठ ही निकली। दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ देर बाद ही बॉम्बे हाई कोर्ट में भी बम की धमकी का ईमेल भेजा गया। सूचना पर कोर्ट कैंपस तुरंत ही खाली कराया गया। जज, वकील और अन्य लोगों को बाहर निकाला गया। यहां भी तलाशी ली गई। बॉम्बे हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के लोगों ने कैंपस खाली करने का मैसेज दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में भेजे ईमेल के सब्जेक्ट में लिखा कि पवित्र शुक्रवार विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत। जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं। दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें। दिल्ली, मुंबई के अलावा बिहार में भी आज बम ब्लास्ट की धमकी दी गई। यहाँ 11 सितंबर को बम की धमकी का मेल भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि शुक्रवार को पब्लिक प्लेसों पर बम ब्लास्ट किए जाएंगे। बिहार में जिस
पाकिस्तानी एक्स हैंडल से बम ब्लास्ट की धमकी दी गई है। उसमें लिखा गया है कि 12 सितंबर को शाम 4 बजे बिहार में बम ब्लास्ट होगा। चुनौती भी दी गई कि रोक सकें तो रोक लें। ये एक्स हैंडल पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक नाम के संगठन से भी जुड़ा बताया जा रहा है। धमकी के बाद से राज्य में सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने पत्र जारी कर सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर सतर्कता बरतने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है। चलिए एक नजर उन तारीखों पर भी डालते हैं, इससे पहले और कब कब बम धमाके की धमकी मिली। पहली तारीख 20 अगस्त, दिल्ली के करीब 50 स्कूलों को बम की धमकी मिली थी। इसमें द्वारका के राहुल मॉडल स्कूल और मैक्सफोर्ड स्कूल, मालवीय नगर का SKV और प्रसाद नगर का आंध्रा स्कूल शामिल था। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक सुबह 7:30 बजे मालवीय नगर के SKV और 7:42 में आंध्रा स्कूल में धमकी की सूचना मिली थी। इससे पहले भी 18 अगस्त को दिल्ली के 32 स्कूलों को बम की धमकी मिली थी। इन स्कूलों में दिल्ली पब्लिक स्कूल, मॉडर्न कॉन्वेंट और श्री राम स्कूल का नाम शामिल है। दिल्ली फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सुबह 7 बजे स्कूल के अंदर एक विस्फोटक उपकरण होने की सूचना मिली थी। दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की कई टीमें मौके पर पहुंची। तलाशी में पुलिस को कोई विस्फोटक नहीं मिला। इससे पहले जुलाई के महीने में भी दिल्ली और बेंगलुरु में 80 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। दिल्ली के 45 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। इनमें पीतमपुरा, द्वारका, पश्चिम बिहार, रोहिणी, संगम विहार समेत दूसरे इलाकों के स्कूल शामिल थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आज यानी कि गुरुवार को प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि अगर NCR के शहरों को स्वच्छ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं। जो भी नीति होनी चाहिए वो पैन इंडिया स्तर पर होनी चाहिए। हम सिर्फ दिल्ली के लिए नीति नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ देश का एलिट वर्ग है। मैं पिछले साल सर्दियों में अमृतसर गया था और वहाँ प्रदूषण दिल्ली से भी बदतर था। अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में प्रतिबंध लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी दिल्ली NCR क्षेत्र में पटाखों की बिक्री, भंडारण, परिवहन और निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाले अपने 3 अप्रैल के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ एक याचिका पर CAQM को भी नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि पिछले 6 महीनों में इस अदालत द्वारा पारित कई आदेश दिल्ली में वायु प्रदूषण के अत्यधिक उच्च स्तर के कारण व्याप्त भयावह स्थिति को दर्शाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अनिवार्य हिस्सा है और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार भी इसका एक अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि तथाकथित हरित पटाखों से होने वाला प्रदूषण न्यूनतम है, तब तक पिछले आदेशों पर पुनर्विचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सुनवाई के दौरान एमिकस सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा कि कुलीन वर्ग अपना ध्यान रखता है, प्रदूषण होने पर वो दिल्ली के बाहर चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पटाखों पर पूरी तरह बैन के खिलाफ याचिका पर CAQM को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। इससे पहले दिल्ली NCR में पटाखा बैन मामले पर अप्रैल में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद जरूरी बताया था। कोर्ट का कहना था कि प्रतिबंध को कुछ महीनों तक सीमित करने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। लोग पूरे साल पटाखों को इकट्ठा करेंगे और उस समय बेचेंगे जब बैन लगा होगा। चलिए अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। खबर महाराष्ट्र से, जहां राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS ने कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल में मुंबई को बॉम्बे या बम्बई कहने पर आपत्ति जताई है। पार्टी ने साफ कहा है कि शहर के पुराने नाम का इस्तेमाल करना मुंबई और यहाँ के लोगों का अपमान है। MNS नेता अमय खोपकर ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया। खोपकर ने कपिल शर्मा के शो की एक क्लिप भी शेयर की है। यह वीडियो उस एपिसोड का है जिसमें शिल्पा शेट्टी, शमिता सेठी, हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम शामिल थे। क्लिप में हुमा कुरैशी अपने भाई के साथ रिश्ते की बात करते हुए कहती हैं कि वे बाहर से आए हैं और बॉम्बे के नहीं हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए अमय खोपकर ने लिखा कि 1995 में महाराष्ट्र सरकार और 1996 में केंद्र सरकार ने मुंबई नाम को आधिकारिक मान्यता दी थी। चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता से भी पहले मुंबई नाम अपनाया गया। ऐसे में इसका सम्मान होना चाहिए। लाइव मिंट के साथ बातचीत में अमय खोपकर ने कपिल शर्मा से कहा कि आप इतने सालों से मुंबई में काम कर रहे हैं, आपकी कर्मभूमि है। मुंबई के लोग आपको पसंद करते हैं और आपके शो को देखते हैं। मुंबई हमारे दिल में है। इस शहर का और यहाँ के लोगों का अपमान मत कीजिए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। खोपकर ने आगे कहा कि अगर ये गलती से हुआ है
तो इसे सुधारिए। आपके शो पर जो भी आता है, चाहे सेलिब्रिटी हो या एंकर, उन्हें पहले ही बता दीजिए कि मुंबई को बॉम्बे या मुंबई ना कहें, उन्हें सिर्फ मुंबई कहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मन से जोरदार आंदोलन करेगी। बता दें कि कपिल शर्मा इस समय अपने नेटफ्लिक्स शो को होस्ट कर रहे हैं और साथ ही फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं। इस शो का फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पर बात करते हैं और मस्ती करते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। और हाँ, आपको ये खबर कैसी लग रही है, एपिसोड कैसा लग रहा है, अपने कमेंट हमें जरूर भेजिए। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी का शुक्रिया। शुभ रात्रि।